नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल के दिन 4 बहनों और मां समेत 5 की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या कुछ खुलासा हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। राजधानी लखनऊ में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिता और पुत्र की हैवानियत और दरिंदगी का खुलासा हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के पहले नशीला पदार्थ और शराब पिलाने की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि राजधानी लखनऊ के चारबाग इलाके में स्थित होटल सरलजीत में 9 वर्ष के दिन महिला समेत उसकी 4 बेटियों की हत्या कर दी गई थी। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सिरफिरे बेटे असद और असद के पिता बदर ने किया था। इस हत्याकांड में नया मोड़ उस समय आया जब आरोपी अरशद और पिता बदर का वीडियो वायरल हुआ। पूछताछ में असद और बदर लगातार पुलिस को गुमराह भी करता रहा। मां और 4 बहनों की हत्या के बाद आरोपी अरशद थाने भी पहुंच गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली है। मां और सबसे छोटी बहन आलिया की हत्या गला दबाकर की गई थी और साथ ही साथ 3 अन्य बहनों के दोनों हाथों की नसें काट दी गई थी। फिलहाल मायके वालों ने असद की मां और उसकी 4 बहनों को संभल ले गए, जहां पर उन्हें सुपुर्दी खाक भी किया गया। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड में जिस तरीके से मां और 4 बहनों को अपने पिता के साथ मिलकर मार डाला, अब यह काफ़ी जो है चर्चा में भी है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी बदर पुलिस पकड़ से कब तक बचता है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं रामनगरी अयोध्या में हर साल की तरह इस साल भी श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के द्वारा रामलला का 3 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव देर शाम संपन्न हुआ। क्या कुछ खास रहा है इस पूरे आयोजन में, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के तत्वावधान में जो है रामलला का 3 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव जो है देर शाम संपन्न हुआ है। और ये महोत्सव जो है श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान श्री राम लला भगवान का 76वां प्राकट्य उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया है। और ये प्राकट्य महोत्सव पौष शुक्ल पक्ष के तृतीया को बजरंगी के निशान से श्री राम स्वरूप की झांकी, बैंड बाजा और सांस्कृतिक झांकियों के संग शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें हजारों की संख्या में जो है भक्त यहाँ पे शामिल होते हैं और पूजन अर्चना आरती के पश्चात ये जो शोभा यात्रा है क्षीरेश्वर मंदिर से होते हुए गई है और जो रामकोट की परिक्रमा करते हुए पुनः क्षीरेश्वर नाथ मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। रामलला के प्रकट उत्सव का कार्यक्रम के अंतिम दिन पूजित कलश के साथ जो है विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, जो श्री राम जन्मभूमि के गेट नंबर 3 से जो है क्षीरेश्वर नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर श्री राम जन्मभूमि के चतुर्दिश मार्ग से होते हुए रामकोट परिक्रमा करते हुए पुनः वापस जो है श्री राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग पर समाप्त होगी। और इस कार्यक्रम के आयोजन में जो है अयोध्या के साधु संत और श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद रहे और अपने इस प्रागट उत्सव का आनंद लेते हुए नजर आए। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो अगली खबर संभल से है, जहां रानी की बावड़ी की खुदाई रुक गई है और मजदूरों ने भी काम करने से मना कर दिया है। लेकिन मजदूरों ने काम करने से मना क्यों किया, क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। हम आपको बता दें, जनपद संभल की बात की है, चंदोसी में जहां बावरी निकली थी, बावरी के दौरान यहाँ पर करीबन 70 सीढ़ी निकल चुकी हैं और उसके बाद में जो है यहाँ पर खुदाई का कार्य रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था ये एसआई की टीम आने के बाद में, और एसआई ने बताया कि ये मंजिल जो है धस सकती है नीचे, क्योंकि कमजोर मंजिल है। और इसी को लेकर के यहाँ के प्रशासन ने यहाँ पर कार्य इसलिए रुकवाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से देखा जा सकता है कि इसकी दीवारें कमजोर नजर आ रही हैं। मैं सभी से कहूँगा कि मेरे नीचे आए और दिखाएं आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य नगर पालिका की टीम लगी हुई थी वो टीम अब कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें यही बताया गया था कि इसके अंदर गैस टाइप की निकली थी और गैस टाइप निकलने के बाद में
यहाँ पर जो है कार्य इसलिए रोका गया है कि यहाँ पर जो बाबरी कुआं है उसका कुएं के अंदर जो यहाँ पर दूसरी मंजिल खोदी जा रही थी इमारत के लिए, जो इमारत है और इमारत के अंदर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ दीवारें कमज़ोर हैं, क्योंकि किस जगह प्लास्टर भी हटा हुआ बताया जा रहा है। इमारत की पहली मंजिल खोद दी गई है, उसके बाद में यहाँ पर हमने और दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट है, यहाँ बताया जा रहा है कि अभी लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो बाबरी का कुआं है वो इसी के नीचे है। जब तक इसकी खुदाई नहीं होती है तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तस्वीर सफा नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है आज 13वां दिन है, 13वें दिन खुदाई रोक दी गई थी। इसलिए रोक दी गई क्योंकि यहाँ बताया जा रहा था कि एक गैस टाइप की निकल रही थी और उस गैस में जो लेबर काम कर रही थी उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ नशीला पदार्थ हो सकता है। लेकिन एएसआई की टीम आई और आने के बाद में यहाँ पर इमारत की जो खुदाई है बाबरी कुआं, रानी का कुआं, वो रोक दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल था कि यहाँ पर जो बात की जाए जो रानी के कुआं की, तो यहाँ पर जो दीवारें बताई जा रही हैं ये दीवारें लगभग कमज़ोर टाइप की बताई जा रही हैं। इसी को देखते हुए अब यहाँ पर कार्य रोक दिया गया है। कैमरामैन प्रशांत साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। तो बढ़ते साइबर अपराध को लेकर साइबर क्राइम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और 2024 में देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ नौकरी और काम के नाम से लगभग 23 लाख की साइबर धोखाधड़ी की गई थी। क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। ठगी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर एसटीएफ लगातार कार्रवाई भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो ठगी के मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। वहीं एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी आज हाथ लगी है कि जहां पर एसटीएफ ने दिल्ली से 2 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है कि जो कहीं ना कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। और एक शिकायत एसटीएफ को मिली थी कि 25 लाख की ठगी उस व्यक्ति से की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं एसटीएफ हरकत में आई और एसटीएफ ने छापेमारी करते हुए दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एसटीएफ के द्वारा 4 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है कि वो नोटिस के माध्यम से बताएं कि आखिर उन पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। लेकिन यदि वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो जल्दी उन पर भी कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई एसटीएफ करता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं देखिएगा कि जो ठगी के मामले हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं ठगी के मामले उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ ही एसटीएफ भी कहीं ना कहीं लगातार जागरूकता अभियान चलाती रहती है और जागरूकता अभियान के साथ साथ जनता से अपील भी की जाती है कि वो ऐसे ठगों के चंगुल में ना फंसें। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लालच में आकर ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उससे बचने के लिए लगातार एसटीएफ ने अपील की है और एसटीएफ ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि क्लिक होते ही कहीं ना कहीं आपके खाते की जो राशि है वो कहीं ना कहीं दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा और उसके लिए कहीं ना कहीं लगातार जागरूकता अभियान भी एसटीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। तो अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मेडिकल स्टोर में अचानक आग लग गई और जिसको बुझाने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। लेकिन आग कैसे लगी, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भाटिया मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें रखा हुआ सारा दवा जल गया। बताया जा रहा कि लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से मेडिकल स्टोर में आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिस तरह से आग विकराल रूप ले रहा था उस समय मौके पर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड के सूचना दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और ग्रामीणों की सहयोग से आग पर काबू पाया गया, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा कि मेडिकल स्टोर में दवाओं की जो दवा रखी गई थी उस शॉर्ट सर्किट से सब जल के राख हो गई। मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के भाटिया मेडिकल स्टोर का है, जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में आपूर्ति विभाग की टीम ने होटल में छापेमारी की। इस दौरान होटल संचालक ने आपूर्ति निरीक्षक के साथ नोकझोंक भी की। क्या कुछ पूरी खबर थी, विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने आज हरदोई के पाली में एक होटल में छापा मारा, जहां पे घरेलू 6 गैस सिलेंडर वहां पर
यूज होते मिले हैं। आपको बता दें, जब उन्होंने छापा मारा है उसके बाद में वहाँ पे आसपास के होटलों में हड़कंप मच गया। ये आपको बता दें कि एक वहाँ का युवक था, वो लगातार शिकायतें कर रहा था। उसके बाद आज जब संज्ञान लिया गया है तो जिला आपूर्ति अधिकारी ने वहाँ पे होटल में जाकर छापा मारा। छापा के दौरान जो होटल संचालक था उसने जिला आपूर्ति अधिकारी से कुछ अभद्रता करी। फिर जिला आपूर्ति अधिकारी ने वहाँ स्थानीय पुलिस फोर्स को बुलाया और तब मामला शांत हुआ। उसके बता दें वहाँ पे 6 सिलेंडर बरामद किए गए। हालांकि आपको बता दें कि वहाँ पे और भी होटल हैं, जिले में से बहुत से होटल संचालित हैं जिनमें घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में जब शिकायत हुई तब जिला आपूर्ति अधिकारी ने छापा मारा, लेकिन अभी तक देखना ये होगा क्या जिला आपूर्ति अधिकारी और भी होटल संचालकों के साथ कार्रवाई करेंगे और भी या लोगों की जगह पे छापा मारेंगे, ये देखने की बात होगी। हरदोई से अनंत त्रिवेदी, इंडिया वाइज। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीएड डिग्रीधारी नौकरी से निकालने वाले आदेश को रद्द करने और समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं कुछ लोग। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर धरना स्थल पर पहुंचे। फिर क्या कुछ हुआ उनके पहुंचने के बाद, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बीएड सहायक शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी कांग्रेस शासनकाल में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने के बाद आज विष्णुदेव साय ने 2900 लगभग डीएड शिक्षक जो सहायक शिक्षकों को जो नौकरी से हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, उसको इस आदेश के चलते डीएड के जो सहायक शिक्षक हैं वो हड़ताल पर हैं। आज 16 दिन से लगातार वो नग्न हड़ताल कर रहे हैं, सिर मुंडन करके कर रहे हैं। परंतु पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके समर्थन में आज तूता में जाकर उनको समर्थन दिया और राज्य शासन से मांग की कि इन 2900 सहायक शिक्षकों को या तो किसी विभाग में समाहित किया जाए, उनकी नौकरी को ना खाया जाए। परंतु विष्णुदेव साय को भी सहायक शिक्षक जो संगठन है पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी जो शिक्षक हैं मोर्चा है, उन्होंने सभी ने विष्णुदेव साय से ये आदेश वो मांग की है कि इन शिक्षकों की नौकरी ना खाई जाए, क्योंकि इनके परिवार के साथ भरण पोषण का बहुत समस्या हो जाएगी तथा इन्हें किसी शासन के किसी विभाग में समायोजित कर दिया जाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य शासन नकार नहीं सकता, उसको मानना ही मजबूरी है विष्णुदेव साय की। इसलिए यह जितने भी जो 2900 सहायक शिक्षक जो हैं बीएड वाले, उनकी नौकरी लगभग राज्य शासन क्या निर्णय लेता है ये समय बताएगा। परंतु आपको बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में इनकी नियुक्ति हुई थी। बीएड और बीएड माने ये डिप्लोमाधारी लोग हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो भी डिग्रीधारी लोगों को ही, डीएड वालों को ही सहायक शिक्षक पद पर रखा जा सकता है। इसी को लेकर डीएड संघ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस आदेश में यह है कि 2900 छत्तीसगढ़ के जो सहायक शिक्षक हैं जो डीएड हैं उनको नौकरी से बाहर किया जाए और डीएड है जो हमारे डिग्रीधारी जो हैं एजुकेशन अब डिग्री जो होता है एजुकेशन का जो, तो उसको रखा जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश राज्य शासन को दिया है। इसी को लेकर लगातार 26 दिन से डीएड जो सहायक शिक्षक हैं वो हड़ताल पर हैं, जिनको भूपेश बघेल ने समर्थन दिया जाके। परंतु उन्होंने कहा कि यदि सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। और यदि सहायक शिक्षक संघ उस वक्त रैली निकाल के सीएम हाउस जा रहे थे। सीएम हाउस जाने के बाद 30 शिक्षकों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मैं इंडिया वाइज के लिए बड़ौदा से प्रदीप महेश्वरी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव में पहले नामांकन और बाद में नाम वापसी के बाद राजनीतिक दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर अब क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। निकाय चुनाव में नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने जितने नाम वापसी यहाँ पर लिए वो अभी सियासी दलों के लिए काफी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी भाजपा हो या कांग्रेस, जो बागी कैंडिडेट हैं वो इन दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी ऐसे जनपद हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले बाकी उम्मीदवार राष्ट्रीय दलों के जो चुनावी समीकरण है उनको बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही पूरी कमान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्री, विधायक और सांसदों के ऊपर छोड़ी थी ताकि वो डैमेज कंट्रोल को समय रहते हुए पूरा कर सकें। जो बाकी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे उनको मनाने का काम यहाँ पर किया जा सके, लेकिन ऐसा करने में अभी तक सफल नहीं हो पाए, पूरी तरीके से सफल नहीं किया जा सकता है। कई जगहों पर ये कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो टिकट की चाह रख रहे थे, उनको टिकट न मिलने से वो जो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे उससे परेशानियां खड़ी होने लगी है, क्योंकि जो चुनावी समीकरण है वो अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में चुनावी परिणाम किस ओर जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय दलों के जो चुनावी समीकरण थे
वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी ये कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस उन बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हुए ताकि वो अपने अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में बैठ सके और चुनाव के जो समीकरण उन्हें सही रूप से स्थापित किया जा सके। लेकिन परिस्थितियां कुछ और नजर आ रही है, जो दलों की जो मुश्किल है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभय केंतुरा, इंडिया वाइज। वहीं उत्तर प्रदेश के रुदौली तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई, जहां ठंड से ठिठुरते एक गरीब विकलांग व्यक्ति ने तहसील से कंबल मांगा। फिर उसके साथ क्या हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के रुदौली तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ठंड से ठिठुरते हुए एक गरीब विकलांग व्यक्ति ने तहसीलदार से कंबल की डिमांड की और उसे मदद के बदले जो है उसे अपशब्द और धक्के दे करके जो है वहां से निकाल दिया। और मामला जो है रुदौली तहसील से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो तहसीलदार हैं वो आए दिन जो है फरियादियों से जो है अभद्रता करते रहते हैं, जिसका नजीर जो है आज यहाँ पे देखने को मिला कि एक विकलांग व्यक्ति को जो है कंबल तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें अपशब्द कहकर धकेलते हुए बाहर निकाल दिया। और रुदौली तहसील में कंबल वितरण के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। तहसीलदार जो राजेश वर्मा ने जो है जरूरतमंद व्यक्तियों को न केवल अपमानित किया बल्कि उसे दफ्तर से बाहर निकाला है। और पीड़ित जो सुंदरलाल बुजुर्ग और महिला भी आई हुई थी कंबल के लिए, उसे दिन भर जो है सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक की तहसील कार्यालय में बैठा भी रहा कंबल की आस में कि उसे कंबल मिलेगा, लेकिन उसे कंबल तो नहीं मिला, लेकिन उसे अपमानित करके वहां से भगा दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश है कि इस भीषण ठंड में जो गरीब बुजुर्ग और असहाय लोग हैं उनको जो कंबल का वितरण किया जाए और उनसे व्यवहार जो है अच्छे ढंग से किया जाए, लेकिन उसके सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे रुदौली के जो तहसीलदार हैं राजेश वर्मा, उनके द्वारा जो है किसी बुजुर्ग महिला को और जो विकलांग व्यक्ति हो उसको जो है अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया है। तो अब ये देखने वाला होगा इस तरीके के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं योगी के आदेशों को किस तरीके से दरकिनार करते हुए यहाँ रुदौली तहसील में देखे जा रहे हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। वहीं यूपी के कौशाम्बी में बीती देर रात घर की कच्ची दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। कच्ची दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इफ्तार रिजवी। यूपी के कौशाम्बी में बीती रात घर की कच्ची दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है। मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। घटना सैनी थाना क्षेत्र के अजवा कस्बे की है। बताया जा रहा है कि रात को खाना खाकर परिवार सो रहा था, तभी कच्ची दीवार अचानक गिर गई। दीवार के मलबे में 56 वर्षीय शरीफ अहमद और उनकी 86 वर्षीय मां दब गईं। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मां बेटे के शव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं 12 वर्षीय शाह मोहम्मद गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 2 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। तो लखीमपुर खीरी में मैलानी कस्बे के बाईपास तिराहा पर पुलिया से पुणे महाराष्ट्र जा रही नेपाली यात्रियों से भरी बस पलट गई। लेकिन कैसे पलटी बस, यह हादसा कैसे हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी राम सिंह। लखीमपुर खीरी थाना मैलानी क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। आपको बताते चलते हैं, थाना मैलानी क्षेत्र के अंतर्गत कल बीती रात 10:30 बजे के करीब पलिया कला से जो बस डबल डेकर बस जो पुणे महाराष्ट्र के लिए जा रही थी अचानक पलट गई। पलटने के दौरान अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। वहीं बस में जो सवारियां जो भरी थी वो मानक से ज़्यादा भरी हुई थी। बस के पलटने से जो गंभीर हालत में दर्जनों के तादाद में लोग घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुन के आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही किसी तरीके से बस जो पलटी हुई थी, बस में यात्रियों को निकाल कर जो गंभीर जो घायल थे उनको CSC भेजा गया। CSC में 3 लोगों को रेफर कर दिया गया है। वहीं लगभग दर्जनों की तादाद में जो घायल है जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। रोजाना ऐसी बसें जो संपूर्ण भारत देश में चलाई जा रही हैं, जिन बसों का जो परमिट है किस कैटेगरी पे दिया जाता है, जिसमें मानक विहीन सवारियां, बताइए जो सवारियां जा रही थी, इसके पहले भी पीलीभीत में घटना हो चुकी है। जो 3 आतंकवादियों का इनकाउंटर किया गया था, वो कहां से आए थे, किन चीज़ों से आए थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो नेपाल से सटा जो पलिया कला है वहाँ से बस महाराष्ट्र, पुणे, अमृतसर, पंजाब हर जगह जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनके जो परमिट हैं किस कैटेगरी पे दिए जा रहे हैं और मानक से ज़्यादा सवारियां बैठाई जा रही हैं। रोजाना ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह।
तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम आवास के आसपास की सुरक्षा और भी मजबूत करने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी सीएम आवास और आसपास का सुरक्षा घेरा और भी मजबूत होगा। गृह विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था अभेद बनाने के लिए 21 करोड़ का बजट पास कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार धमकी भी मिलती रहती है और साथ ही साथ कई बार उन्हें ईमेल के जरिए भी धमकी मिल चुकी है। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कामों को लेकर सक्रिय रहते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। सीएम आवास और आसपास के इलाके सुरक्षा से पूरी तरह से लैस होंगे। सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए गृह विभाग ने 21 करोड़ का बजट पास किया है। इस बजट से सुरक्षा के उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसमें टायर किलर, बूम बैरियर समेत अन्य सुरक्षा के उपकरण शामिल हैं। फिलहाल जिस तरीके से यूपी सीएम आवास और आसपास के इलाकों को और भी सुरक्षित किया जाएगा, इससे कहीं न कहीं जो उपकरण खरीदे जा रहे हैं, अब इसको लेकर गृह विभाग पूरी तरह से पुख्ता करना चाहता है। इन उपकरणों से सीएम आवास और आसपास के इलाके को और भी अभेद और सुरक्षित किया जाएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में किसान सम्मान यात्रा निकालने जा रही है और ये यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर प्रदेश की हर जनपद में किसानों की हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए निकाली जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी। कल निकालने जा रही है किसान सम्मान यात्रा। आपको बताते चले, आज प्रदेश कार्यालय लखनऊ में अजय राय के नेतृत्व में इसकी बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान आए और बैठक में शामिल हुए। आपको बताते चले, इस बैठक में कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। जिस तरह से किसान का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको देखते हुए इस बैठक को किया गया और बताया कि हम किसानों, कांग्रेस ने कहा, हम किसानों के सम्मान में खड़े हैं और इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे और एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। बात करें तो यह यात्रा गाजियाबाद से शुरुआत होगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस यात्रा की शुरुआत कब से होगी। आपको बताते चले, अपना दल के नेता आशीष पटेल ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एसटीएफ पे सवालिया निशान खड़ा किया था, उसको लेकर भी अजय राय ने कहा कि अब बीजेपी के मंत्री भी खुद सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से एसटीएफ को लेकर अपने ऊपर खतरा बताया था। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया वॉइस। अगली खबर रायबरेली से है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। प्रमाण पत्र के मामले में रायबरेली पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि बीते दिनों रायबरेली में 52,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला प्रकाश में तब आया जब स्थानीय विधायक और ग्रामीणों के द्वारा पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। इस पूरे मामले को लेकर एटीएस व एनआईए के द्वारा जांच गठित की गई और इनके द्वारा जांच शुरू कर दी गई, जिसके बाद सामने आया कि 19,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र सलोन विकास खंड क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव और जन सेवा केंद्र संचालक जीशान के द्वारा बनाए गए थे। इसी मामले को लेकर रायबरेली पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही भी की गई है। 16 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है और ऐसे में देखा जा सकता है कि रायबरेली पुलिस ने ऐसे में बड़ी कार्यवाही की है। बता दें कि रायबरेली पुलिस के द्वारा ये कहा जा सकता है कि बड़ी कार्यवाही की गई है और ऐसे में सलोन थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच जी थाना प्रभारी को दी गई और डी थाना प्रभारी के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि रायबरेली जिला प्रशासन की तरफ से पूरे मामले की जांच अभी भी जारी की गई है। पुलिस के द्वारा भी 18 लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो वहीं कासगंज में 26 जनवरी 2018 को हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हमारे सहयोगी अशोक शर्मा।
ये कोर्ट ने चंदन हत्याकांड में 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मैं आपको बता दूं पूरा मामला कासगंज जनपद में सन 2018 26 जनवरी का है, जब प्रातःकाल में कुछ युवा जो तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे थे, तभी कुछ आतंकवादियों ने इन यात्रा लेकर निकल रहे लोगों की झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान चंदन गुप्ता नाम के एक युवक के गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद पूरा कासगंज जनपद आग की लपटों में दहल गया था। दहलने के बाद जब आज 7 साल बाद लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने इन 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें आज सजा सुनाने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश नजर आया। इसके बाद जब आज चंदन के माता पिता ने ये तिरंगा जो चंदन लेके चलता था, आज उसको अपने घर के ऊपर दोबारा से टांगा तथा उन्होंने फिर यही कहा कि चंदन हमेशा हर शख्स के दिल में जिंदा है, हर शख्स के माथे में जिंदा है। इस पूरे जनपद में चंदन की तरह ही यात्रा हर 26 जनवरी को। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए। नमस्कार।